भविष्य की दुनिया जहां पृथ्वी पर लगातार एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद सरकारों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन कैदियों को जिन्हें किसी न किसी क्राइम के लिए मौत की सजा दी गई थी, उन्हें अलग अलग दिशाओं में स्पेस में एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया गया ताकि वे किसी तरह से ब्लैक होल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएं। अब ये मिशंस काफी खतरनाक थे, जिनमें मरने का खतरा काफी ज्यादा था, तो सरकारों ने फैसला किया कि इन लंबी स्पेस यात्राओं के लिए उन क्रिमिनल्स को भेजा जाएगा जिन्हें वैसे भी मौत की सजा दी जा चुकी हो। अब उन्हें तो वैसे भी मरना ही था, तो वे कम से कम किसी एक्सपेरिमेंट में काम आकर इंसानियत का कुछ भला तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से हमें ऐसा ही एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि अभी डीप स्पेस में तैर रहा है। इस स्पेसशिप में सिर्फ मोंटे ही है जो कि अपनी एक बेटी के साथ रहता है। पूरी शिप में इनके अलावा कोई नहीं बचा है। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब चूंकि मोंटे पूरी शिप पर अकेला है, तो उसे अकेले को ही सारे काम करने पड़ते हैं। वो अपनी बेटी को संभालने के साथ साथ शिप को मेंटेन रखता है। उसके गार्डन की सफाई, शिप को रिपेयर करना, सब कुछ मोंटे को ही करना होता है। अब मोंटे अपनी बेटी को अच्छे से बड़ा करना चाहता है। वो उसे पृथ्वी के वीडियोस दिखाता है जिससे उसे पता चल सके कि पृथ्वी पर जीवन कैसा होता है। अब बीच बीच में मोंटे को अपना बचपन भी याद आता है जब वो पृथ्वी पर था। दरअसल मोंटे ने अपने एक दोस्त को जान से मार दिया था, जिसकी सजा के रूप में उसे इस स्पेसशिप पर भेजा गया है। यहाँ हर रोज मोंटे को मेन बेस पर जो कि अर्थ पर है उन्हें रिपोर्ट भेजनी होती है ताकि उन्हें पता चलता रहे कि वो अभी भी जिंदा है। अब शिप पर एनर्जी दिन पर दिन कम होती जा रही थी, तो मोंटे ने डिसाइड किया कि वो एनर्जी को बचाने के लिए ज्यादातर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बंद कर देगा। अब यहाँ से उसे इस शिप में पड़े हुए कोल्ड चैम्बर से बाकी एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को बाहर स्पेस में फेंकना पड़ा। दरअसल जब इस स्पेसशिप को स्पेस में भेजा गया था, मोंटे की ही तरह काफी सारे कैदी थे जो कि समय के साथ साथ अपनी जान गंवाते गए। अब मोंटे उनकी बॉडी को सूट पहनाकर स्पेस में छोड़ देता है। मोंटे कई सालों से इस शिप पर अकेला है, जिससे उसकी मानसिक हालत अब बिगड़ने लगी है। मोंटे कई बार सोचता भी है कि क्या उसे अपनी और अपनी बेटी की जान ले लेनी चाहिए, मगर हर बार मोंटे अपनी बेटी की खातिर ऐसा करने से रुक जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू से बताई जाती है जब मोंटे को बाकी कैदियों के साथ स्पेस में भेजा गया था जिन्हें किसी न किसी क्राइम के लिए मौत की सजा दी गई थी, मगर उन्हें इसके बदले में स्पेस में एक मिशन के लिए भेज दिया गया जिसमें उन्हें ब्लैक होल से एनर्जी लेने का फॉर्मूला ढूंढना था। मगर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वे कभी भी डीप स्पेस से वापस पृथ्वी पर नहीं जा पाएंगे। और अब तो वे पृथ्वी से इतना दूर आ चुके हैं कि उनके संदेश भी वहां पहुंचने में कई साल लगते हैं। अब इस शिप में कई सारे मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें मोंटे के अलावा बोइजी है जिसकी पिछले 3 साल से इस शिप में रहकर मानसिक हालत बिगड़ चुकी है। और चूंकि वो जानती है कि वे वापस से पृथ्वी पर नहीं जा पाएंगे, तो अब तो वो खुद को चोट पहुंचाने लगी है। यहाँ इन सभी की सिर्फ एक डॉक्टर डिब्स है। यहाँ डिब्स भी खुद एक क्रिमिनल है जिसने पृथ्वी पर अपने दोनों बच्चों और अपने पति को जान से मार डाला था, जिसके बाद उसे मौत की सजा देने के बजाय इस मिशन पर भेज दिया गया। और डिब्स यहाँ पर भी बाकी सबके साथ अपने वियर्ड एक्सपेरिमेंट करती रहती है। दरअसल डिब्स स्पेस में आर्टिफिशियल इंक्रिमिनेशन से एक बच्चा पैदा करना चाहती है, मगर अभी तक वो इसमें सफल नहीं हो पाई है। और यहाँ बाकी क्रू भी डिब्स को यही समझाने की कोशिश करते हैं। पायलट नैन्सन भी कहती है कि अगर वे यहाँ किसी तरह से बच्चा पैदा भी कर लेते हैं, तब भी वो बेबी स्पेस रेडिएशन की वजह से मारा जाएगा। मगर डिब्स को अभी भी खुद पर भरोसा है और वो मेल क्रू से उनके स्पर्म इकट्ठा करती रहती है। अब इस शिप में सभी मेल्स और फीमेल्स का आपस में इंटीमेट होना मना है। अब इतने लंबे टाइम में कोई मेंबर ज्यादा उग्र ना हो, इसके लिए डिब्स सबको हमेशा सोने से पहले एक दवा देती है जिससे उनके हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं और वे सोते वक्त लगभग बेहोशी में रहते हैं। अब मोंटे का इस पूरे क्रू में से सबसे अच्छा दोस्त टैरनी है, जो कि हमेशा शिप के गार्डन को मेंटेन रखने में लगा रहता है। और मोंटे भी उसकी मदद करता है क्योंकि यही एक जगह है जहां वे खुद को पृथ्वी के सबसे करीब महसूस करते हैं। मगर अभी भी शिप के कई मेंबर्स हैं
जो कि इस अकेलेपन से तंग आ चुके हैं। यहाँ ये शिप जिस ब्लैक होल की ओर जा रहा है वे इसके आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। तो अब उन्हें शिप को धीरे करना होगा ताकि वे गलती से ब्लैक होल के अंदर ना खिंच जाएं। वहीं इस जर्नी में उन्हें अब 4 साल और लगने वाले हैं। अब अगर ये सब ब्लैक होल से एनर्जी लेने का फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं तो इंसानों को कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी। और इसीलिए इन सब क्रिमिनल्स को एक आखिरी मौका दिया गया है ताकि वे इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मगर इतने लंबे सफर के बाद अब लगभग सब लोग डिप्रेशन में रहने लगे हैं। वहीं डिप्स अभी भी सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करती रहती है, मगर बोइजी अब इनसे थक चुकी है और वो डिप्स से उसके एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देती है। लेकिन समय के साथ डिप्स के निरंतर प्रयासों से इलेक्ट्रा एक बेबी को जन्म दे देती है, मगर वो बच्चा भी स्पेस रेडिएशन की वजह से पैदा होते ही मारा जाता है और बच्चे को पैदा करते ही इलेक्ट्रा भी मारी जाती है। अब यहाँ से अगले कुछ समय के दौरान बाकी लोग भी एक एक करके मारे जाने लगते हैं क्योंकि स्पेस रेडिएशन ने उनकी हेल्थ को काफी खराब कर दिया था। अब साफ था इंसानी शरीर इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए बने ही नहीं हैं। मगर डिप्स अभी भी ग्राउंड बेस को रिपोर्ट करना नहीं भूलती। वहीं अब क्रू मेंबर्स वॉयलेंट होने लगे हैं, जहां एक रात एक मेल मेंबर फीमेल्स का रेप करने की कोशिश करता है, जिसके बीच मोंटे आकर उसे रोकता है। लेकिन दूसरी ओर से भड़की हुई लड़की आकर उसे जान से मार देती हैं, जिसके बाद से डिप्स सभी लोगों की दवाइयों की मात्रा और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वे सोने के वक्त बेहोशी में ही रहें, सिर्फ नेल्सन को छोड़कर, क्योंकि वो शिप की पायलट है जिसे की बेहोश नहीं किया जा सकता। अब इन सब से थककर आखिर में डिप्स शिप में बच्चा पैदा करने की आखिरी एक्सपेरिमेंट करती है। वो पहले मोंटे से बेहोशी में ही उसके सीड इकट्ठा करके उसे बोइजी में इंजेक्ट कर देती है और फाइनली इस बार 9 महीने बाद एक बच्ची पैदा होती है जिसने सक्सेसफुली रेडिएशन को सरवाइव कर लिया था। यहाँ अभी तक डिप्स ने किसी को नहीं बताया था कि इसका पिता कौन है। अब डिप्स बेबी को हमेशा अपने पास ही रखती, जिसकी वजह से बोइसी पर प्रेगनेंसी डिप्रेशन हो जाती है और ऐसे ही करके फाइनली ये स्पेसशिप ब्लैक होल तक पहुंच चुका था। यहाँ से नेल्सन डिसाइड करती है कि वो एक शटल लेकर ब्लैक होल के करीब जाएगी, जिसे कि सब लोग स्क्रीन से देख रहे थे, सिर्फ बोइजी को छोड़कर, जो कि अभी तक पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वहीं शटल भी शिप से निकलकर ब्लैक होल की ओर ऑर्बिट करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यहाँ सब पाते हैं कि वो शटल ऑर्बिट करने की बजाय ब्लैक होल के अंदर गिर गया है। और यहाँ क्रू रियलाइज करता है कि शटल की पायलट नेल्सन नहीं बल्कि बोइजी है, जिसने उस वक्त नेल्सन को मारकर उसकी जगह ले ली और ब्लैक होल में चली गई ताकि उसे इस शिप से छुटकारा मिल सके। अब बोइसी जानबूझकर ब्लैक होल के अंदर शटल को गिरा देती है, जिससे वो वहीं मारी जाती है, जिसे देखकर मिंक डिप्स पर अटैक करती है क्योंकि उसी ने बोइजी के बेबी को अपने पास रखा था, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। मगर मोंटे डिप्स को बचाने के चक्कर में मिंक को भी जान से मार डालता है। वहीं अब शिप पर कोई फीमेल क्रू नहीं बची थी, यानी कि डिप्स अब अपने नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगी। और यहाँ से वो पहले मोंटे को सच्चाई बताती है कि उस बच्चे का पिता दरअसल मोंटे ही है, और फिर वो खुद ही स्पेस में कूद जाती है और मारी जाती है। अब इस पूरी स्पेसशिप पर सिर्फ मोंटे और उसका दोस्त टर्नी ही बचा था, और वो भी समय के साथ दम तोड़ देता है, और अब सिर्फ मोंटे और उसकी बेटी ही बचे थे। और इसी के बाद की कहानी शुरू में बताई गई थी। अब मोंटे अपनी बेटी का नाम विलो रखता है और धीरे धीरे विलो अब बड़ी हो चुकी थी। अब एक दिन उन्हें एक और उन्हीं के जैसा शिप उन्हीं की ओर आता हुआ दिखाई देता है। अब जिस शिप में मोंटे और उसकी बेटी हैं उसका नंबर 7 है, जबकि इस नए शिप का नंबर 9 है, यानी कि पृथ्वी की ओर से अभी भी और क्रिमिनल्स को स्पेस में भेजा जा रहा है। अब दोनों उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। सो मोंटे दोनों शिप्स को कनेक्ट करता है और नंबर 9 शिप में जाने लगता है। अब नंबर 9 शिप के अंदर का नज़ारा काफ़ी दर्दनाक था। सारे पैसेंजर्स ऑलरेडी मर चुके थे, सिर्फ कुछ पपीज को छोड़कर, जो कि बाकी पपीज को खाकर सरवाइव कर रही थी। अब विलो मोंटे से एक पपी ले आने को कहती है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी पेट नहीं देखा था, मगर मोंटे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि इनके थ्रू कौन से अननोन वायरस उन तक पहुंच जाए जिनसे वे सरवाइव ही ना कर पाएं। अब ये सुनकर विलो काफी दुखी थी, मगर उसे पता था कि मोंटे का मानना सही है। यहाँ से मोंटे कई बार विलो से माफी भी मांग चुका है,
कि जो उसकी वजह से उसे यहाँ पैदा होना पड़ा जहाँ उसका कभी कोई भविष्य ही नहीं था। वहीं विलो ने तो बस बाकी इंसानों और पृथ्वी को सिर्फ वीडियोस में देखा था। अब दोनों पाते हैं कि उनका शिप अब एक और बड़े ब्लैक होल तक पहुंच चुका है। अब दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक होल्स के पास जाना काफी खतरनाक होता है। लेकिन विलो कहती है कि उनका तो वैसे भी यहाँ कोई भविष्य नहीं है और उन्हें भी पता है कि वे वापस से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो उन्हें ब्लैक होल के पास चले जाना चाहिए, जिसके लिए मोंटे मान भी जाता है। अब दोनों एस्ट्रोनॉट सूट्स पहनकर शटल में बैठ जाते हैं। उन्हें यहाँ पता था कि यही उनके लिए उस जेल से आज़ाद होने का आखिरी तरीका है और दोनों हाथ पकड़कर ब्लैक होल में समा जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जिसे हम धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं, इसका शुक्र मनाइए जो हम यहाँ हैं, वरना पूरा यूनिवर्स किसी नीरस खाली जगह से ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।